Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th April 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First topic is about National Panchayati Raj Divas 2026. Important from our syllabus GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हर साल हमारे देश में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस की तरह मनाया जाता है। पंचायत राज की अगर हम बात करें तो ये एक ओल्ड लोकल गवर्नेंस का सिस्टम है हमारे देश में। पंचायत वर्ड लिटरली अगर देखा जाए तो इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पंच एंड आयत। पंच मीन्स 5 एंड आयत मीन्स असेंबली। तो पहले क्या होता था कि गांव में कोई डिस्प्यूट हो गया तो गांव के जो 5 बूढ़े बुजुर्ग लोग हुए या इस तरह के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हुए उनकी एक असेंबली बैठाई जाती थी और वही सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते थे। तो वहीं से कॉन्सेप्ट आया है पंचायत का। इस पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में प्रश्न भी पूछा है, पंचायत मीन्स व्हाट। ऑप्शंस दिए थे कि टेम्पल स्ट्रक्चर, उसमें एक ऑप्शन था लोकल गवर्नेंस इन एंशिएंट इंडिया। तो वो ऑप्शन सही होगा, एंशिएंट इंडिया का लोकल गवर्नेंस। अब पंचायती राज सिस्टम तो हमारे देश में बहुत पहले से चला आ रहा है। जो ट्रेडिशनली हमारे देश में लोकल लेवल पे रूरल एरियाज में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए किया जाता था, बट बाद में भारत सरकार ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देने का फैसला किया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन एज ए रिजल्ट ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद से पंचायती राज सिस्टम को बना दिया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। यहाँ पे अब सिर्फ डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं होते, इनफैक्ट अब आपको पता है कि 3 टीयर की एक स्ट्रक्चर बनाई गई है रूरल एरिया में गवर्नेंस की, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत बनाया गया है, ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की मदद से रूरल एरियाज का डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें लोगों का ओपिनियन सीधा सीधा इनकॉर्पोरेट हो, लोगों का व्यू पॉइंट सीधा सीधा रेस्पेक्ट हो। तो डायरेक्ट गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल हो सकता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया 73rd अमेंडमेंट ला करके 1992। दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस came into existence after the 73rd amendment. They were brought into existence on 24th April 1993, and that is the reason why 24th April is celebrated as National Panchayati Raj Day since 2010। सरकार ने 2010 में फैसला किया कि हम लोग 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज दिवस की तरह सेलिब्रेट करेंगे। तो हर साल नेशनल पंचायती राज दिवस मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सेलिब्रेट करता है, और उस ओकेजन पे पिछले 2 बार से पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रिलीज किया जाता है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में देश के जो अलग अलग ग्राम पंचायत है उनका कैसा परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उनको रैंकिंग दी जाती है। रैंकिंग के लिए एक एचडीजी फॉर्मेट डेवलप किया गया है, लोकल एचडीजी फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में अलग अलग ग्राम पंचायत कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पे उनको रैंकिंग दी जाती है। साल 2026 के पंचायती राज दिवस के सेलिब्रेशन पे कुछ मोनोग्राफ्स, बुक, इलस्ट्रेटेड बुक मोनोग्राफ ऑन रूरल हेरिटेज ऑफ त्रिपुरा या रूरल हेरिटेज ऑफ तिरुपति, उत्तरकाशी, ये सब भी रिलीज किया गया। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये नेशनल पंचायती राज दिवस सेलिब्रेशन पे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हाईलाइटेड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू प्रमोट गुड गवर्नेंस एट रूरल लेवल, दैट इज ई ग्राम स्वराज। ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल है, इसकी मदद से आप जाकर के अलग अलग पंचायत के अंतर्गत कौन से इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है, उसमें कौन कौन से बेनिफिशियरीज हैं जो उसमें काम कर रहे हैं गांव के लेवल पे, उन सब का नाम आपको मिल सकता है। तो ई ग्राम स्वराज इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल या ई गवर्नेंस विच इज बीइंग यूज्ड टू प्रिवेंट करप्शन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एट रूरल लेवल। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की मदद से जितने भी वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं वहाँ पे करप्शन ना हो, कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, उसके लिए ई गवर्नेंस का एक मैकेनिज्म है, ई ग्राम स्वराज इस तरीके का पोर्टल है। तो एथिक्स पेपर में एक टॉपिक है ई गवर्नेंस एप्लीकेशन फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंटिंग करप्शन, वहाँ पे ई ग्राम स्वराज का जिक्र किया जा सकता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
Next topic is about Supreme Court invoked Article 142 for road safety. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. देखिए आर्टिकल 142 के बारे में पहले बात करते हैं. आर्टिकल 142 provides extraordinary power to the Supreme Court. Using this power, Supreme Court can pass any order necessary to ensure complete justice in a case. सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर मामले में प्रॉपर कानून नहीं है या देयर आर सम एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स और वहां पे एक इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है, तो ऐसे मामलों में जस्टिस इंश्योर कराने के लिए संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया है आर्टिकल 142 के अंतर्गत, जहां पे सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा आदेश दे सकता है जो उस गैप को, लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव गैप, मतलब कानून ठीक से नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस ठीक से नहीं है, तो ऐसे लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स को फिल करने के लिए जहां पे इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है, वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव गैप्स को फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है यूजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142. और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा इट विल बी ट्रीटेड लाइक एनी ऑर्डिनरी लॉ. जैसे पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून होता है उतना ग्रेविटी होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का. तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 142 कानून बना देने का. अगर किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे कानून नहीं है और वहां पे कानून की जरूरत है, इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट वहां पे आदेश दे करके सॉर्ट ऑफ एक कानून बना सकता है. ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट का. इस पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे डायरेक्शंस पास किए हैं पहले, जैसे कि लीकर सेल बैन. सुप्रीम कोर्ट बैंड लीकर शॉप्स विद इन डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स ऑन नेशनल एंड स्टेट हाईवे. विशाखा गाइडलाइन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को प्रिवेंट करने के लिए कई सारे गाइडलाइंस दिए थे. बाद में 2013 में 16 साल बाद भारत सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पॉस एक्ट ला करके इस विशाखा गाइडलाइन को कंप्लीट स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क दिया. अदरवाइज 1997 से लेकर के 2013 तक सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का विशाखा गाइडलाइन ही अप्लाई किया जा रहा था, जिसकी ग्रेविटी, जिसका सिग्निफिकेंस किसी एक लॉ की तरह ही था. बाद में पार्लियामेंट ने कानून बनाया. एमसी मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया बैन ऑन BS4 व्हीकल. वन शुड इंडियन गवर्नमेंट शुड डायरेक्टली मूव टू BS6. अरुण गोपाल केस में सुप्रीम कोर्ट फिक्स टाइम लाइन फॉर फायर वर्क्स ऑन दिवाली, कितने टाइम तक दिवाली में पटाखे जला सकते हैं. नेशनल एंथम इन सिनेमा हॉल, इसका भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा अपने इस पावर का इस्तेमाल किया आर्टिकल 142 का इन ऑर्डर टू फिल लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव गैप. अब ये जो आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं बिफोर कमिंग टू द करंट कॉन्टेक्स्ट. सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 142 के अंतर्गत पावर है टू रिलीज एन ऑर्डर विच विल हैव ग्रेविटी ऑफ ए लॉ. इसी को कहा जाता है जुडिशियल लेजिस्लेशन. वैसे तो लेजिस्लेशन यानी कि कानून बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है एट यूनियन लेवल, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर मामलों में जुडिशियरी डायरेक्शन रिलीज करके, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन रिलीज करके कानून बना सकती है. वैसे कानूनों को कहा जाता है जुडिशियल लेजिस्लेशन. अब ये जो जुडिशियल लेजिस्लेशन का जो प्रिंसिपल है, जो आर्टिकल 142 के अंतर्गत लाया गया है, हमारे संविधान बनाने वाले लोग, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, तो इसको इस इंटेंशन से लाए थे कि जहां पे भी गैप होगा, लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव गैप, उसको जुडिशियरी प्रोएक्टिवली फिल कर पाएगी और कंप्लीट जस्टिस इंश्योर कर पाएगी. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जुडिशियल लेजिस्लेशन पावर अवेलेबल विद सुप्रीम कोर्ट, इसको कभी कभार डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन भी मानते हैं. जो डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, जो इन जनरल हमारे संविधान में भी फॉलो होता है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी फॉलो होता है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट के 3 विंग हैं. लेजिस्लेटिव विंग, जिसका काम है कानून बनाना, लेजिस्लेटिव विंग का हिस्सा है पार्लियामेंट. एग्जीक्यूटिव विंग, जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनका काम है कानून को इंप्लीमेंट करना. एंड देन जुडिशियल विंग, द थर्ड विंग ऑफ द गवर्नमेंट,
थर्ड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट जिसका काम है टू एडजुडिकेट अ लॉ। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच कानून बनाएगा, मेक अ लॉ, एग्जीक्यूटिव ब्रांच विल इंप्लीमेंट अ लॉ एंड जुडिशियल ब्रांच मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एडजुडिकेट अ लॉ, मीन्स अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको सजा देना। साथ ही साथ जुडिशियल ब्रांच की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेनली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रोविजन को लेकर के एम्बिग्विटी आ गई तो उसको इंटरप्रेट करता है सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द जुडिशियल ब्रांच। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 142 एक स्पेशल प्रोविजन है जिसके अंतर्गत द जुडिशियल ब्रांच स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट कैन मेक सर्टेन लॉज एज वेल। बाय रिलीजिंग एन ऑर्डर इट कैन create a law which will have gravity of any ordinary law passed by the parliament। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 142 है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू रिलीज जुडिशियल लेजिस्लेशन, इट इज सीन एज वायोलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इट इज सीन एज an extraordinary measure through which the judiciary can intervene into functioning of executive branch and legislative branch। अब इसी प्रिंसिपल को थोड़ा हम, इसी डिस्कशन को अगर थोड़ा हम आगे लेकर के चलें तो वी कम अप विथ टू टर्म्स, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। ये दोनों टर्म्स को हमें एक साथ ही देखना चाहिए बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड। देखिए, जुडिशरी के पास, खासकर सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके कुछ ऑर्डर पास करने का पावर है इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। इसी को कहा जाता है जुडिशियल लेजिस्लेशन। जब जुडिशरी कोई ऑर्डर पास करे इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस एंड दैट ऑर्डर विल हैव ग्रेविटी ऑफ एनी ऑर्डिनरी लॉ, तो सच ऑर्डर इज नोन एज जुडिशियल लेजिस्लेशन। अब इस जुडिशियल लेजिस्लेशन को अगर पॉजिटिव तरीके से देखा जाए कि हाँ, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इन ऑर्डर टू फिल द गैप इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग, तो फिर इसको कहा जाएगा जुडिशियल एक्टिविज्म। सो दोज हु support the principle of judicial legislation, they call this entire framework judicial activism। मतलब judicial activism is a positive word which believes that judiciary should be given some extraordinary power in order to fill the gap in administrative and legislative functioning। तो जुडिशियल लेजिस्लेशन को जो लोग जस्टिफाई करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, दे से दैट जुडिशियल लेजिस्लेशन इज देयर विच allows judiciary to involve into activism in order to ensure complete justice। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो कहते हैं कि ना, ये जो जुडिशियल लेजिस्लेशन है ये अनड्यूली सुप्रीम कोर्ट को पावर प्रोवाइड करता है टू ब्रीच इनटू द फंक्शनिंग ऑफ अदर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच, एंड थ्रू दिस judiciary is given opportunity to breach the principle of doctrine of separation of power। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जुडिशरी की अपनी जिम्मेदारी है और जुडिशरी उसमें वेल इक्विप्ड है टू फुलफिल दोज रेस्पॉन्सिबिलिटीज। दीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू एडजुडिकेट लॉ एंड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। बट जुडिशरी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को भी फुलफिल कर पाए, लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज को भी कर पाए। इस कारण से कभी कभार जब जुडिशरी लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी करने की कोशिश करती है अंडर आर्टिकल 142, तो वो कुछ अनड्यू या अननेसेसरी इंटरवेंशन कर बैठती है। इसी कारण से जो क्रिटिक्स हैं आर्टिकल 142 के अंतर्गत पास किए गए जुडिशियल लेजिस्लेशन के, वो लोग जुडिशियल एक्टिविज्म वर्ड इस्तेमाल करने के बजाय कहते हैं कि जुडिशियरी यूजिंग आर्टिकल 142 पासेज जुडिशियल लेजिस्लेशन and more often than not it leads to judicial overreach। Judicial overreach means undue intervention by the judiciary in administrative and legislative functioning of the government। The two wings of the government, उनके functioning में undue intervention करती है judiciary using article 142। तो बेसिकली काम वही है, जुडिशरी आदेश दे रही है, लेकिन अभी उस आदेश को कुछ लोग पॉजिटिव सेंस में देखते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, एंड दे अप्रिशिएट इट एंड दे से दैट जुडिशियल लेजिस्लेशन हेल्प्स इन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, व्हाइल अदर्स क्रिटिसाइज इट दैट जुडिशियल लेजिस्लेशन लीड्स टू जुडिशियल ओवर रीच एंड इट
leads to breach of principle of doctrine of separation of power. I hope this concept is clear to you. काम वही है, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है। अब करंट न्यूज पे आते हैं। करंट न्यूज तो सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए नेशनल हाईवेज पे सेफ्टी सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली ऑब्जर्व्ड कि नेशनल हाईवेज कॉन्स्टिट्यूट ओनली 2% ऑफ टोटल रोड लेंथ, लेकिन नियरली 30% ऑफ रोड फैटेलिटीज हैपन ऑन नेशनल हाईवेज। कहीं ना कहीं सेफ्टी गैप्स हैं नेशनल हाईवेज पे, जिस कारण से ज़्यादा वहाँ फैटेलिटीज हो रही हैं। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डायरेक्टिव्स रिलीज किए हैं यूजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142। इस डायरेक्टिव्स के हिसाब से पार्किंग ऑफ हेवी एंड कॉमर्शियल व्हीकल्स ऑन हाईवेज हैव बीन प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट इन डेजिग्नेटेड एरियाज लाइक बाइलेन्स। उसके अलावा एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS शुड बी यूज्ड in order to detect violation on roads through GPS enabled system। तो जगह जगह पे कैमरे लगा दिए जाए, GPS की मदद से ट्रैकिंग की जाए ताकि कोई ओवर स्पीडिंग ना कर रहा हो। तो इस तरीके का प्रोविजन लाया जाए, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोविजन, जिसको नाम दिया गया एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रोड या ट्रैफिक रूल्स वायलेशन। डिप्लॉयमेंट ऑफ एम्बुलेंसेज एंड रिकवरी व्हीकल्स एट इंटरवल ऑफ एवरी 75 किलोमीटर, हर 75 किलोमीटर पे एम्बुलेंस हो, रिकवरी व्हीकल हो। साथ ही साथ अथॉरिटीज हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू आइडेंटिफाई एक्सीडेंट प्रोन ब्लैक स्पॉट्स विद इन 45 days एंड इंस्टॉल सेफ्टी मेजर्स लाइक लाइटिंग, कैमराज, वार्निंग साइंस etc। अब देखिए, यही जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया है, इसको कुछ लोग पॉजिटिव तरीके से देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही काम किया, जहां जहां पे गैप्स थे उसको फिल करने की, प्लग करने की कोशिश की है ताकि रोड सेफ्टी, खासकर नेशनल हाईवे पर रोड सेफ्टी स्ट्रेंथन हो। और वो लोग कहेंगे कि जुडिशियरी हैज इंगेज्ड इनटू जुडिशियल एक्टिविज्म इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स। क्रिटिक्स क्या कहेंगे कि जुडिशियरी अनड्यूली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में इंटरफेयर कर रही है। ये काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, उसके अलावा अलग अलग जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वहां का है। जुडिशियरी उसमें अनड्यूली इंटरवीन कर रही है। दीज पीपल, जिनकी ये ट्रेडिशनल जिम्मेदारी है, दे आर मोर इक्विप्ड टू मेक बेटर लॉज एंड इम्प्लीमेंट इट इन बेटर मैनर। जुडिशियरी का अपना काम है, उस पर फोकस करे, अनड्यूली दूसरों के कामों में इंटरफेयर ना करे। अब ये प्रोविजंस कानून बना करके आते तो उस पर प्रॉपर डिस्कशन होता। तो ये 75 किलोमीटर वाला जो प्रिंसिपल है, इसके पीछे थोड़ा डिस्कशन, डिबेट के बाद ये 75 किलोमीटर तय होता। जुडिशरी जब डायरेक्टिव पास करती है तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारा साइंटिफिक बेसिस नहीं होता, ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं। एंड दे विल कॉल सच डिसीजंस एज जुडिशियल ओवररीच, अनड्यू अननेसेसरी इंटरवेंशन बाय जुडिशरी इनटू द अदर टू विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। इन द मीनवाइल जुडिशरी ने ये आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्शंस पास किए इन ऑर्डर टू इंश्योर रोड सेफ्टी स्पेशली एट नेशनल हाईवे। साथ ही साथ हमारी जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिंक किया है, अपने डायरेक्शन को लिंक किया आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 गिव्स राइट टू लाइफ विथ लिबर्टी एंड डिग्निटी, राइट। आर्टिकल 21 के एम्बिट को सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम बहुत एक्सपैंड किया है। रिसेंटली आफ्टर गिविंग दिस जजमेंट या डायरेक्टिव अंडर आर्टिकल 142, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो लिंक्ड right to safe passage on highway as part of fundamental right guaranteed under article 21। तो article 21 right to life with dignity, इसके डोमेन को सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम सक्सेसिव जजमेंट्स में एक्सपैंड किया, जैसे कि राइट टू प्रिवेसी एंड देयर आर सो मेनी राइट्स, राइट टू हैव फ्रेश एयर, राइट टू हैव स्लीप। सिमिलरली नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट राइट टू हैव सेफ passage on highway is also a fundamental right guaranteed under article 21 of the constitution। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने साल 2019 में पूछा था, और ये सवाल यूपीएससी ने साल 2020 में पूछा था ऑन जुडिशियल लेजिस्लेशन। ये जुडिशियल लेजिस्लेशन, इसको जुडिशियल एक्टिविज्म की तरह देखा जाए या ओवररीच की तरह देखा जाए, इन दोनों क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। ये प्रीलिम्स क्वेश्चन एंड ये मेंस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। Next topic is about झूम cultivation down by 75%, important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। झूम कल्टीवेशन होता क्या? देखिए, एक ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम है जो ज़्यादातर
नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ की जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं वो प्रैक्टिस करती हैं। झूम कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। रीजन बीइंग, झूम कल्टीवेशन में होता क्या है, यहाँ की इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज़ फॉरेस्ट एरिया को पहले क्लियर करती हैं, काटती हैं या जलाती हैं। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इसीलिए कहते हैं इसको। पहले एक फॉरेस्ट पैच को क्लीन किया, फिर वहाँ पे 1-2 साल खेती की, मिक्स्ड क्रॉप ऑफ की प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं। फिर जब वहाँ की फर्टिलिटी कम होने लगती है तो ये शिफ्ट कर जाते हैं किसी और फॉरेस्ट एरिया में, फिर नए फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करते हैं, वहाँ पे स्लैश एंड बर्न करके फिर वहाँ पे 2-3 साल खेती करते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। तो इसीलिए इस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या लोकल इट इज ऑल्सो नोन एज झूम कल्टीवेशन। अभी पहले क्या होता था, जब जनसंख्या कम थी ऐसे इंडिजिनस कम्युनिटीज की और जंगल एरिया ज़्यादा था, तो ये लोग जिस लैंड पे एक बार खेती कर लेते थे वहाँ ये लोग कम से कम 10-12 साल के बाद लौट करके आते थे, क्योंकि बाकी एरियाज काफ़ी बड़े थे, पॉपुलेशन कम था। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी। अच्छा, ये 10-12 साल का गैप देने से फ़ायदा ये होता था कि यहाँ का फॉरेस्ट रीजनरेट हो जाता था, लीविंग दैट लैंड फैलो फॉर अबाउट 10 to 12 ईयर्स। 10-12 साल के गैप के कारण जहाँ पे फॉरेस्ट को काट करके और खेती की गई थी, स्लैश एंड बर्न किया गया था, वो रीजनरेट हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, चूंकि जनसंख्या बढ़ गई है ट्राइबल कम्युनिटीज की, तो अब क्या है, ये लोग जिस लैंड पे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करते हैं वहां पे 10-12 साल का गैप देने के बजाय 2-3 साल में ही वापस से वहां पे खेती करने लग रहे हैं। तो चूंकि द लैंड इज नॉट बीइंग लेफ्ट फैलो फॉर सफिशिएंट पीरियड, 10 to 12 ईयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉरेस्ट टू रीजनरेट, उतना टाइम इसको मिल नहीं रहा है। 2-3 सालों में ही वापस से जहाँ पे पहले उन्होंने खेती की थी वहाँ रिटर्न आ जा रहे हैं। इस कारण से सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल इरेजन हो रहा है, जिस कारण से झूम कल्टीवेशन में जो यील्ड आता है क्रॉप्स का वो कम हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन तो बढ़ ही रहा है। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने शुरुआत की इन इंडिजिनस कम्युनिटीज को ट्रेन करना इन अ मैनर कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद करके एक सेटल्ड तरीके से कल्टीवेशन करें, जैसा इन जनरल होता है, एक पर्टिकुलर जगह जमीन पे ही खेती करते रहें। और फिर इसके लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस में ट्रेन करना शुरू किया ICAR ने इन इंडिजिनस कम्युनिटीज को। इसके अंतर्गत इन इंडिजिनस कम्युनिटीज को ट्रेन किया जाता है कि अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग वो बाकी अलाइड एक्टिविटीज जैसे कि फिशरीज, पिग फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, गोट रियरिंग, ये सभी करें। इससे क्या है कि उनकी इनकम बढ़ेगी, उनको अनड्यूली सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं होना होगा, तो बार बार उनको रिलोकेट करने की जरूरत नहीं होगी। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में ट्रेन किया ICAR ने टू द इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा झूम कल्टीवेशन होता था। इसका काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। उसी कॉन्टेक्स्ट में ICAR ने एक डेटा रिलीज किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और उसने डेटा के बेसिस पे क्लेम किया है कि पिछले 50 सालों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन हैज़ गॉन डाउन बाय 75%, especially because of sustainable integrated practices promoted by ICAR. So it is a great achievement फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, खासकर वहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन के प्रॉब्लम्स हो रही थी मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में, उसको डील करने में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का कम होना ये एक अच्छी बात है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बेनाई मेनेस, द लॉस्ट ट्राइब ऑफ इजराइल इन नॉर्थ ईस्ट। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिए। देखिए, बेनाई मेनेस मणिपुर और मिजोरम की ट्राइबल कम्युनिटी है। यहाँ पे कुकी, नागा कुकीज ट्राइब को ये लोग बिलोंग करते हैं। हुआ क्या कि 1950s में इनके एक लीडर एम चला, उन्होंने कहा कि उनको सपना आया कि देयर कम्युनिटी बेनाई मेनास बिलोंग्स टू इजराइल, दे आर वन ऑफ द 10 लॉस्ट ट्राइब ऑफ इजराइल। फिर धीरे धीरे बेनाई मिनास कम्युनिटी जो मिजोरम मणिपुर की है वो इजराइल के लोगों के साथ कनेक्ट करने लगी। बाय 1980s एंड 90s धीरे धीरे बेनाई मेसाई कम्युनिटी के लोग दे स्टार्टेड टू माइग्रेट टू इजराइल, ऑफ कोर्स विद सपोर्ट ऑफ इजराइल।
आज के टाइम में 5,000 से भी ज़्यादा बेनाई मसाई कम्युनिटी के लोग, जो बेनाई मिनास कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो इजराइल के अंदर सेटल्ड हैं। दे सर्व इन डिफरेंट प्लेसेस, इजराइल मिलिट्री वगैरह में। मीन्स दीज पीपल व्हेन दे माइग्रेट टू इजराइल, दे आर अलाउड टू फुल्ली इंटीग्रेट विद द इजरायली सोसाइटी, क्योंकि इजराइल का एक कानून है, इजराइल्स लॉ ऑफ रिटर्न, which allows such migration to come to Israel and settle there and obtain their citizenship. अब क्या है ये लॉस्ट ट्राइब ऑफ इजराइल? देखिए, 722 बीसी में एसीरियन एम्पायर कॉन्कर्ड नॉर्दर्न इजराइल, और वहां पे फिर इजराइल कम्युनिटी के जो लोग थे, जूइश लोग थे, उनके कम से कम 10 ट्राइब को वहां से मूव आउट करने पे मजबूर किया एसीरियन एम्पायर ने। वो 10 ट्राइब ये थे, रूबन, स्यूमन एंड ऑल। उसमें एक था मैनेस, मैनेसे। अब ये जो जूइश कम्युनिटी है, या ये जो बेनाई मिनास कम्युनिटी है मिजोरम और मणिपुर की, जैसा कि मैंने आपको कहा, उनके एक लीडर को सपना या 1950s में कि दे आर वन ऑफ द 10 लॉस्ट ट्राइब ऑफ इजराइल। उसमें भी जो सबसे बड़ा ट्राइब था इजराइल का, नदर्न इजराइल का, विच वर फोर्स टू मूव आउट, दैट वाज मैनेसे, उसका वो हिस्सा है। तो जूइश कम्युनिटी ऑफ मिजोरम एंड मणिपुर बिलीव्स that they are descendant of this Manasseh tribe, which is one of the 10 lost tribe of Israel. देखिए, बेनाई मैनेसे लिटरली मीन्स सन ऑफ मैनेसे या मानसा ट्राइब। तो इसके बाद धीरे धीरे इजराइल गवर्नमेंट ने भी इसको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। नाउ बेनाई मिनास कम्युनिटी आर अलाउड टू सेटल इनटू इजराइल एंड ऑब्टेन देयर सिटीजनशिप। इस कम्युनिटी का मानना है कि इनके जो लीडर्स थे, जब 722 बीसी में सीरियन एम्पायर ने अटैक किया, तो दे वर फोर्स टू माइग्रेट आउट, और फिर अफगानिस्तान, पर्सिया अफगानिस्तान होते हुए वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आकर के सेटल हुए। टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सीधा सीधा पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्लेम्स टू बी वन ऑफ द 10 लॉस्ट ट्राइब ऑफ इजराइल। ऐसा प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, बेनाई मिनेस। हर कुछ दिनों पे ऐसी खबर आती है कि 240-50 लोग जो बेनाई मिनास कम्युनिटी के हैं, वो मणिपुर या मिजोरम के, वो चले गए इजराइल, ऐसी खबर आती है। ऐसी ही खबर अभी आई है, जिसके बेसिस पे ये आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में। ब्रेक थ्रू प्राइज ऑफ 2025। देखिए, मैंने सैटरडे को ब्रेक थ्रू प्राइज ऑफ 2026 के बारे में बताया था। ब्रेक थ्रू प्राइज 3 फील्ड में दिया जाता है, उसमें से एक फील्ड है फंडामेंटल फिजिक्स, और 2026 का ब्रेक थ्रू प्राइज ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स दिया गया फॉर रिसर्च म्यून G-2 एक्सपेरिमेंट के लिए। इसमें असम से भी एक प्रोफेसर हैं, एक साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर अटानु नाथ, उनको दिया गया। वहां पे मैंने कहा था कि डॉक्टर अतानु नाथ हैज बिकम फर्स्ट साइंटिस्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू रिसीव दिस अवार्ड। लेकिन, और ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि सारे अखबारों में लगभग यही आया था, बट द फैक्ट इज कि पिछले साल का जो ब्रेक थ्रू प्राइज था, 2025 का जो ब्रेक थ्रू प्राइज था, उसमें भी असम की एक टीम को अवार्ड मिला है फंडामेंटल फिजिक्स के फील्ड में। पिछले साल का जो ब्रेक थ्रू प्राइज था, ब्रेक थ्रू प्राइज ऑफ 2025 इन फंडामेंटल फिजिक्स, उसमें फॉर एलिस एक्सपेरिमेंट एंड एट सर्न 5-member team of Guwahati University were also awarded. This 5-member team were led by Dr. Buddhadev Bhattacharya जी। तो पॉइंट ये है, इवन डॉक्टर अतानु नाथ जी ने ट्वीट करके क्लैरिफाई किया कि इज हम्बल टू हैव गॉट दिस ब्रेक थ्रू प्राइज ऑफ 2026 फॉर हिज रिसर्च म्यून G-2 कोलैबोरेशन। दुनिया के 376 साइंटिस्ट को अवार्ड मिला, भारत से 11, असम से डॉक्टर अतानु नाथ जी को मिला। But at the same time, I would like to respectfully clarify that I am not the first recipient. The distinction of being first recipient of Breakthrough Prize 2025 goes to team of Professor Buddhadev Bhattacharya of Guwahati University for their research at ELICE, CERN ELICE experiment. तो ये याद रखना है, मैंने भी कहा था न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि डॉक्टर अटानु नाथ इज द फर्स्ट साइंटिस्ट, बट वो इसलिए क्योंकि अखबारों में आया था, बट दैट इज नॉट ट्रू। पिछले साल असम में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की टीम को ऑलरेडी ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 का मिला हुआ है। ये बात ध्यान रखनी है एलिस एक्सपेरिमेंट के लिए। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, पहला स्टेटमेंट गलत है। 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं इंडिपेंडेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स, 6 महीने के बाद नहीं कर सकते। दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑफकोर्स, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। दूसरा स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत है। मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी इज नॉट कंसिडर्ड एज one of the force in standard model of particle physics.
तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पेमेंट बैंक से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है, पेमेंट बैंक्स आर नॉट अलाउड टू गिव लोन या क्रेडिट कार्ड, बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीति आयोग से रिलेटेड थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नीति आयोग डज नॉट हैव पावर टू एलोकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाइक प्लानिंग कमीशन। बाकी दो स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।